जो सोसाइटी में ताने मारते थे लड़की की शादी कर दो या फिर क्या हो रहा है। एक कहावत है कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। जी सर। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आज एक हम कैंडिडेट से मिलवाना चाहते हैं जो कि वर्तमान में सहायक प्राध्यापक इतिहास विषय से चयनित हुए हैं। इसके पहले ये वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान में चयनित हो चुके थे और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। थैंक यू सर, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। और मेरा सबसे पहले आपसे एक ही सवाल रहेगा, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का या वर्ग 2 का ये जो आपने सफर तय किया, अब तो हालांकि आप वर्ग 2 ज्वाइन नहीं करेंगे जी। आपने ज्वाइन किया है उसको आप जी रिजाइन करके और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका सिलेक्शन हुआ ऐसे आप ज्वाइन करेंगे। तो आपका ये सफर जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपका ये सफर कैसा रहा। सर मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जैसे कि पहले भी पॉडकास्ट हुआ है तो मैंने उसमें यही बताया, मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से स्टार्ट की। मैंने यूपीएससी, एमपीपीएससी और इस यूपीपीसीएस इनके सबके प्री और मेंस, कई प्री और कई मेंस भी लिखे हैं, लेकिन उसमें जब फाइनली सफलता नहीं मिली और तो मैंने अपने जो बी प्लान बना रखा था उस पर काम करना स्टार्ट किया। मैंने सर जो साइड से बीएड कर रखा था और साथ में मैंने पीजी में एमए किया था मास्टर ऑफ आर्ट्स, उससे फिर मैंने अपना जो सेकंड प्लान था उस पर मैंने वर्क किया। फिर मैंने वन डे एग्जाम जैसे कि यूपी आरओ एआरओ थे तो उनको देना प्रारंभ किया। एमपी टेट में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 वर्ग 1 और 2 की तरफ मैंने प्रयास किया और साथ ही मैंने इधर नेट क्वालिफाई हो गया था। तो वर्ग 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर ये दोनों पैरेलल में चल रहे थे। पहले वर्ग 2 हो गया था 2022 में, उसके बाद में प्रीलिम्स वर्ग 2 का, फिर 2-3 साल तक उसका कुछ नहीं था, शांति का काल था वो। फिर उस बीच में मैंने फिर नेट के लिए प्रिपरेशन, एमए हो चुका था उधर कंप्लीट, तो मुझे लगा जॉब तो चाहिए थी क्योंकि इतना टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे थे और फिर आपको एक फाइनली जॉब ना मिले तो वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस्ड वाला माहौल होता है सर। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे सफर में सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था आपका, मतलब जी? अगर सर मुश्किल टाइम की बात करूँ तो सर सबसे पहले मुझे लगता है कि जब मैंने वर्ग उस समय मैंने एमपीपीएससी का प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, यूपीएससी दिए, तो यूपीएससी में असफलता, एमपीपीएससी में असफलता और यूपीपीसीएस का भी दिया था, उसमें भी असफलता। फिर यूपी आरओ एआरओ दिया था, उसमें भी मतलब पेपर लीक हो गया था तो वो मेरा उधर से। फिर उसके बाद वर्ग 1 दिया था कि चलो मैं वन डे एग्जाम ट्राई करती हूँ, उधर हो जाएगा। वर्ग 1 में भी मेरा वेटिंग में चला गया था, तब जाकर लगा कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। सर मैं बहुत रोई, इतना रोई थी उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है। उस टाइम पे जो मेरा भाई है विक्कू, हम लोगों की सर बहुत लड़ाई होती है जनरली, लेकिन उस टाइम पे उसने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला। कहा पागल है दीदी तू, मतलब इतना तूने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, इतना सब मेहनत की है और तेरे को इतनी नॉलेज है तो कुछ ना कुछ कर लोगी दीदी, बहुत अच्छा करोगे, आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकती हो। तो सर उसने उस टाइम पर मुझे बहुत संभाला, वही मेरा शायद लगता है बहुत मुश्किल का दौर था। मतलब ये जो आपका स्ट्रगल भरा जो ये टाइम चल रहा था, इसमें परिवार और दोस्तों ने किस प्रकार से आपका सहयोग किया और आप जो अंतिम रूप से आज आप सफल हुए, इसका आप श्रेय किसे देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो सर मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि मैं थोड़ा आध्यात्मिक भी हूँ, तो मैं महादेव बाबा की भक्त हूँ। तो प्रदीप मिश्रा जी का वही, मैं कुछ और नहीं मानती, मतलब किसी को, बस ये मानती हूँ कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो मैंने वो सर स्टार्ट किया तो उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से सुकून और शांति प्रदान की। महादेव बाबा से मैं लेकर सारी चीज़ें चलती आई थी। तो सबसे पहले तो अपना श्रेय मैं अपने महादेव बाबा को देना चाहूँगी, सबसे बड़ा। उसके बाद अपने पेरेंट्स को, क्योंकि सर हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी से मैं आती हूँ, बहुत रूढ़िवादी समाज है। वहाँ पर सर इतना लड़कियों को इतना टाइम देना स्टडी के लिए, सर मुझे नहीं लगता कि मेरी एज ग्रुप की कोई भी गर्ल्स वहाँ पर है मेरे आसपास, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सर इतना मेरे लिए रुके, मतलब शादी का प्रेशर और सब सोसाइटी की सुनना, फिर भी रुके रहे कि नहीं, हम मतलब उनका साथ दिया, मेरे सपनों को उन्होंने अपना सपना माना। और ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देखेंगे जी, जो गर्ल्स हैं उनको शादी का प्रेशर करते हैं घर वाले, उनके माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं, तो सफल होने के बाद शादी करना चाहिए, ऐसा कहाँ तक आपका मानना है? अरे सर ये तो आजकल मैं चाहती हूँ कि हर समाज में, क्योंकि सर आपको समय का नहीं पता, आपके पेरेंट्स कितना भी अच्छी फैमिली देखें तो आपको नहीं पता, आपको 2 रोटी तब भी मिलेगी जब पेरेंट्स आपकी शादी कर देंगे, और शादी के बाद भी, मतलब शादी में कितना भी अच्छा देखेंगे तब भी मिलेगी, पर इज्जत की 2 रोटी मिले सर, उसके लिए अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भाई आपको यही करना है कि अपनी जॉब हो, ये नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप गवर्नमेंट ही करो, आप अपना सेल्फ डिपेंड रहो, फीमेल से सबसे यही कहना चाहूँगी। पर अगर जो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में लगे हुए हैं
तो बेसिकली उनको तो भाई करना ही चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब का तो अलग ही क्रेज है सर। पॉडकास्ट के माध्यम से अपन गार्जियन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और मैं तो स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। और मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप मुरैना में रह के ही आपने तैयारी करी है, आपने किसी मेट्रो सिटी या महानगर को नहीं चुना। जी सर। आपने बोला कि यूपीएससी के दौरान आप दिल्ली रहे जी, और दिल्ली के बाद जो है आप मुरैना शिफ्ट हो गए जी। आप होम टाउन में ही रहे, आप घर में रह के आपने पढ़ाई करी जी। और मतलब इतना सब कुछ और इतिहास जैसे इतने वास्ट सब्जेक्ट को आपने, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में आप सिलेबस में देखते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी होती है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, और उसके अलावा एमपी में आपको फर्स्ट पेपर भी करना होता है। तो इतने वास्ट सिलेबस को आपने कैसे डील किया ताकि आगामी जो एस्पिरेंट है, विद्यार्थी हैं, वो आपको देख के आपसे क्या सीख सकते हैं? जी देखो सर, हर टॉपर्स की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटजी आप लोगों को थोड़ी ठीक ना लगे, पर मैं जो भी ऑनेस्टली से बताऊंगी, अपनी जो भी स्ट्रेटजी रही, मैंने जो भी बुक्स फॉलो की, मैं उन सबको बताऊंगी। तो पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया कि मैं यूपीएससी करके गई हुई थी, एमपीपीएससी, तो मैंने उसमें दौरान हिस्ट्री पढ़ रखी थी, तो मुझे बेस क्लियर था कि हाँ हिस्ट्री में क्या होता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। नेट के लिए फिर हमें बस सर मेन देखना था फैक्चुअल, तो फैक्चुअल के लिए फिर मैंने सर साथ में कुछ बुक्स थी, जैसे एंशिएंट और मिडाइवल के लिए मैंने सौरभ चौबे की बुक ली, मॉडर्न के लिए मैंने परीक्षा वाणी की बुक ली, और इन तीनों बुक्स को मैंने बेस बनाया। सर मैं यही एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मार्केट में बुक्स बहुत अवेलेबल है, कंटेंट की कमी नहीं है, बट आपको एक सिलेक्टिव बुक्स रखनी है, आपको वही चीज़ रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पर, रिविजन के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर आप उसको कंसोलिडेटेड कर पाएँ। रायता नहीं फैलाना है, हमें अपने आप ही चीज़ें पहले से ही उतनी करके चलनी है कि हम उसको लास्ट टाइम पर रिवाइज कर पाएँ। मैं हमेशा पॉडकास्ट में एक चीज़ भी बोलता हूँ कि आपका नोट्स या आपका जो कंटेंट है, सोर्स जो है, वो जितने सीमित रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और शॉर्ट अगर आपका कंटेंट है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, उसका बार बार रिवीजन मेन है। सिलेक्शन का एक मेन जो फंडा है वो मेरे हिसाब से रिवीजन है। मैं तो सर मंडे टू फ्राइडे मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं मंडे टू फ्राइडे अपनी स्टडी करती थी और सैटरडे को मैं रिवीजन करती थी। ऐसा मैं इसी दौरान नहीं, मैंने जब से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की थी तब से ही मैंने ये फंडा बना के रखा था। और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन, बिना रिवीजन के आप सब चीज़ें भूल जाएंगे और वो तो आपको करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट्स का बहुत सवाल रहता है सिलेक्टेड कैंडिडेट से कि मैम आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, और मतलब इस पद पर आप जो चयनित हुए, आप इसके लिए कितने आवर्स देते थे? मतलब क्या आप एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न को अलग से, या पीवाईक्यू के लिए पूछते हैं कि पीवाईक्यू का क्या रोल रहा और कौन सी बुक? तो आप बिल्कुल निष्पक्षता के साथ यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं। अगर सर हम ये देखें कि कितने घंटे पढ़ाई की, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने आज तक घंटे काउंट ही नहीं किया है। मैं टॉपिक डिसाइड करती थी कि मुझे मंडे टू फ्राइडे एंशिएंट में इतना कवर करना है, मिडाइवल में इतना कवर करना है, और सैटरडे मतलब और मॉडर्न में इतना करना है, और सैटरडे को संडे को इनका रिवीजन करना है। और साथ ही साथ अगर मैंने आपको बुक्स अपनी लिस्ट बताई थी कि मैंने ऐसे ऐसे बुक्स, अब एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न के बाद में 2 पार्ट्स और थे हमारी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी और एमपी, ये 3 चीज़ें। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो मैंने नाथ पब्लिकेशंस की बुक ली थी, और पीएसपी की मैंने साथ ही एमसीक्यू बुक ली थी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, और बाकी सब वर्ग 2 में मैंने आपसे किया था, तो वो चीज़ें मैंने क्लास ली थी, तो वो फैक्ट्स रट गए थे। और रही बात वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद हिस्टोरियोग्राफी की, तो पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक आती है, उसमें पीछे 8-10 पेज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप जैसे कि कोटेशंस दिए जाते हैं, सर आपने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन, बुक्स और कोटेशंस, यही चीज़ें आती हैं। तो आप अगर पहले उनको अच्छे से पी लीजिए, मतलब देखो सीधी बात है, सफलता का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता, वो चीज़ें एक बार में नहीं पढ़ी जाएगी, याद ही नहीं रहेगा कि ये ब्यूरी ने बोला है या वॉल्टेयर ने बोला या राके ने बोला है। जब आप 10 बार पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है। तो भाई बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। तो हिस्टोरियोग्राफी एक आपको लीड दिलवाने वाला टॉपिक है, तो मैंने हिस्टोरियोग्राफी वहाँ से की। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन यही था कि बुक्स लिस्ट के अलावा एमपी में मैंने परीक्षा धाम किया, और परीक्षा धाम के अलावा मैंने पीवाईक्यू के लिए एग्जाम पीडिया की बुक ली थी। और सर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो बुक मतलब पीवाईक्यू उसके बहुत शानदार है। करंट की बात करें सर एग्जाम पीडिया से, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनमें आपने देखा होगा सर लेवल थोड़ा हायर गया है, लेकिन उस क्वेश्चन से अगर आपने ईमानदारी से उसको पढ़ा है तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको डायरेक्ट आपको 50 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। करंट के लिए ओनली एग्जाम पीडिया कीजिए। मतलब आपका ये कहना है कि करंट अफेयर्स और इसके अलावा जो पीवाईक्यू है फर्स्ट पेपर का,
इसके लिए एग्जाम पीडिया पीडिया आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। और प्राचीन मध्य और मध्य के लिए सौरभ चौबे जी, और इन मॉडर्न के लिए जी। परीक्षा माड़ी का जो जी बुक सर, आता और है इनके अगर हमें हिस्ट्री में सर PYQs देखने हैं तो हमने यूथ पब्लिकेशंस की बुक थी, तो YCT। YCT की सर उस बुक की मुझे नहीं लगता कि पहले से वो फट जाती है हाँ। जल्दी जल्दी, तो मैंने खुद से इसके 3 टुकड़े कर लिए थे, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, और पीछे मैंने कोई अलग पेज लगा के उसको कवर कर दिया था। 3 बुक्स मैंने खुद ही बना ली थी। आप उसको मुझे नहीं पता, मैंने 8 से 10 बार लगभग लगा चुकी हूँ सर मैं, और एक बार में एक दिन में 100 पेज लास्ट में लगाने लगी थी, तो वो हो जाता है, लास्ट टाइम तक स्पीड आ जाती है। तो वो सर हम यूथ की, मैं तो कहूँगी कि उसको तो पी लेना चाहिए, क्योंकि PYQ किसी भी एग्जाम्स की मतलब मेन सफलता की कुंजी होते हैं जी। तो वो करना है। पहली बात आपको 2 चीज़ें देखनी है अगर जो बिल्कुल फ्रेशर है, कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस हमें देखना है ढंग से। सिलेबस बताता है कि क्या पढ़ना है। आप MP असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस उठा के देखिए सर, बिल्कुल वेल डिफाइंड किया है कि क्या क्या है। मेरा भी एक मानना है कि सिलेबस से बाहर कुछ होता ही नहीं है। और कितना पढ़ना है वो हमें PYQ बताते हैं, क्योंकि सर चोल हमारा हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है सर, और हिस्ट्री सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पर चोल पे एक बुक भी हो सकती है और एक लाइन में भी टॉपिक को निपटाया जा सकता है। मतलब सिलेबस जो है उसको अपन को बहुत शॉर्ट करना है अपने अब आपको हमें ये चीजें पता कैसे चलेगी सर, जब हम PYQ लगाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हमें PYQ में कितना टॉपिक पढ़ना है। मराठा से प्रशासन से क्वेश्चन बनते हैं तो हमें कितना गहराई तक पढ़ना है। MP हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी जी, इसका बहुत रोल है असिस्टेंट प्रोफेसर MP में। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इनका मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक में, जैसा कि आपको पता है, चयन हुआ है। 7वीं रैंक है इनकी, है ना। और इसके पहले जो इनका वर्ग 2 में SST में चयन हुआ था, उसमें 2nd रैंक थी इनकी, ठीक है। आपने अभी तक पूरा इतिहास पढ़ा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, उसमें से आप किसी एक घटना को बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। ये मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी। अगर सर हम पूरी घटना की बात करें तो मुझे सर उस समय जब से सबसे ज़्यादा अच्छा था, कुछ किंवदंती भी हो सकती है या फिर जो भी हो मुझे नहीं पता, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की घटना। तो ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने अपने पुत्र को न्याय के लिए हाथी तले को चलवा दिया था, ऐसा सुनने में था। और दूसरा मुझे सबसे अच्छा लगता था कि उनकी बेटी थी मुक्ताबाई, और उन्होंने उसके लिए शादी का प्रस्ताव रखा था। उसे शादी विवाह के लिए सभी लोग बड़े, क्योंकि महारानी की बेटी थी तो सब लोग ललायत थी, तो उन्होंने रखा था कि जो राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित अच्छी तरीके से करेगा, मैं उसको राज्य का शासन प्रशासन, मैं उसको अपनी पुत्री के साथ अपना विवाह करूंगी। तो सर कितनी अच्छी बात थी कि उस टाइम की महिला, एक महिला होने के बाद उसने अपने आसपास के एरिया से लोगों को बचा के रखा। तो सर मेरे को वो घटना बड़ी मतलब इंस्पायर होती है। रूप से भी बताया था कि इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछा गया था, हाँ, तो वहाँ पर भी आपने लोक माता देवी अहिल्याबाई का नाम लिया था। आप इंटरव्यू पैनल में आपसे कौन कौन से टफ सवाल हुए, आप कहाँ पर असहज महसूस किए, आपने उनको कैसे हैंडल किया, आप इस विषय में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए। सर मेरे जितने भी साथी थे जिनका इंटरव्यू हुआ था, लगभग 10-12 लोग थे हम लोग साथी में जिनको इंटरव्यू कॉल हुआ, तो सर सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। सबने आके बोला हमारा अच्छा हुआ। सर ने बीच बीच में सर ने बोला, जैसे कोष्टी सर ने 1-2 फ्रेंड्स के साथ बोला, वे गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और जबकि सर मेरे साथ अपोजिट था, मेरे को सर ने ऐसा एकदम नर्वस सा माहौल बना दिया था, पर मैं तो सर उसमें फुली कॉन्फिडेंट रही। इंटरव्यू का सबसे मेरा यही पॉजिटिव रहा था कि मैं फुल ऑल टाइम कॉन्फिडेंट रही थी। लेकिन इंटरव्यू से बाहर निकलने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा हो पाएगा, क्योंकि मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ पूछे थे और बहुत अलग से पूछे थे। जैसे कि इकोनॉमी से क्वेश्चंस, अब टफ क्वेश्चंस की बात करें सर तो 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे कि करंट से मैम ने पूछा IPC की, आपने देखा होगा करंट में IPC की धाराओं में परिवर्तन किया गया है, तो धारा 4 में क्या है, ठीक है, एक मैम ने पूछा था। दूसरी मैम पूछती है भागलपुर से 2 महिलाओं के नाम बताइए जिन्होंने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। भागलपुर से पूछा? भागलपुर से। अब नहीं पता था, मैंने बस इसको भी बड़ा स्माइल के साथ बोला, मैम माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था माननीय कोष्टी सर जी का बोर्ड था, कोष्टी सर जी ने पूछा था, प्रिया आप BEd भी किए हैं साथ में? मैंने कहा जी सर। तो आपने पेडागोजी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुरैना में रहकर, या फिर ऐसे ही पेपर दिया है? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है। तो बोलते हैं बताइए कि इसमें पेडागोजी में चैप्टर नंबर 3 क्या है? अब सर चैप्टर नंबर 3 रैंडमली अगर सर ने पूछा है तो मुझे पता था कि सर मेरा कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं, और सर मुझे नहीं पता था कि चैप्टर नंबर 3 में एग्जैक्ट क्या है, बट मुझे पता था कि पेडागोजी का टॉपिक क्या क्या है। तो मैंने सर उनको बोला कि सर मैं प्रोजेक्ट प्लान, माइक्रो टीचिंग और लेसन प्रोजेक्ट प्लान है। तो बोलते हैं लेसन प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है, तो फिर मैंने वो बताया। बाद में सर मैंने घर आकर देखा कि वो चैप्टर नंबर 7 और 4 में थे, बस वो मेरा कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पर एकदम ब्लंडर नहीं किया, मैंने उनको इस तरीके से डील किया था इस वाले क्वेश्चन पे। इस जर्नी में दोस्तों का और
परिवार का, समाज का, माता पिता का क्या योगदान रहा? मतलब माता जी। पिता तो सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च हैं। स्पेशली आप दोस्तों का बताइए कि इस जर्नी में क्या रहा? सर मैं बताऊँ तो अगर मेरे रिलेटिव और सोसाइटी ने जितना मुझे नेगेटिव एनवायरनमेंट दिया ना, उससे ज़्यादा कहीं और पॉजिटिव मैं आज जो यहाँ आई हूँ सर, मैं अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ तो मैंने किया ही है। फीमेल फ्रेंड्स है तो मैं कंफर्टेबल हूँ, पर उससे भी ज़्यादा मेरे मेल फ्रेंड्स को मैं योगदान देना चाहूँगी। और सर यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना कि पुरुष वर्ग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में चलती है, लेकिन मैं यहाँ पर उन सभी अपने साथियों में पुरुष साथियों का योगदान था, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी सर। स्पेशली सर धीरज ने, है ना, निखिल ने जो मेरे साथ डेली पढ़ाई करता था, और रजत, भुवनेश, और ये बहुत लंबी लाइन है, कोई रह जाए तो बाद में डांटना मत। तो इतिहास में जैसे आपको बोरिंग टॉपिक जो थे उनको आपने इंटरेस्टिंग कैसे बनाया? जी सर, सबसे पहले तो यही है कि हम लोग फ्रेंड्स थे, साथ में पढ़ते थे। अब वो पढ़ता था, फिर मैं सुनती थी, फिर मैं पढ़ती थी, वो सुनता था। तो अब ऐसे में होता है कि जो टफ टॉपिक या बोरिंग टॉपिक होते हैं ना, वो भी पढ़ जाते हैं। तो उसमें आप ये देखिए कि PYQ कितना पूछ रहा है, उसको बार बार करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। सर सबसे पहली बात है, बोरिंग पूरा इतिहास ही लगता है पढ़ने में, और अगर नहीं, और पूरा इंटरेस्टिंग भी लगता है अगर आपका इंटरेस्ट है तो। आपके तरीके पर डिपेंड करता है। अगर आप उसे कहानी फॉर्मेट में पढ़ते, आप स्टूडेंट्स को 3 सजेशन दीजिए जो उनके आगामी भविष्य में काम आए। पहला, अच्छे से सिलेबस को पढ़िए, और PYQ को। PYQ में भी आपको केवल MP के ही, जैसे MP असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो आपको MP हिस्ट्री के ही नहीं देखने, आपको टीचर्स के भी जितने TGT, PGT, KVS में जो एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको पढ़िए, है ना। राजस्थान में अच्छा लेवल आता है, थोड़ा हिस्ट्री का देखिए, राजस्थान जी के डाके बाकी हिस्ट्री को देखिए। UP PCS, आप अदर स्टेट के भी हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाइए। PYQ मस्ट है। दूसरा, रिविजन सर मस्ट है, रिविजन अच्छे से करते रहिए। और तीसरा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, जरूर होगा। इतिहास में तथ्य बहुत हैं और उन्हीं तथ्यों की व्याख्या है अगर देखा जाए तो तथ्य याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो तथ्यों को आपने कैसे इतना अच्छे से एडजस्ट किया और उसको एग्जाम हॉल तक आप लेकर जा पाए उन तथ्यों को? क्योंकि इतिहास में हम देखते हैं कि ज्यादातर तथ्यात्मक पेपर ही होता है। तो और उस तथ्यात्मक पेपर में आपका, जहां तक मुझे पता है कि आपका मार्क्स जो रहा है वो 157 क्वेश्चंस आपने सही करे हैं, तो जो अपने आप में एक सम्मानजनीय स्कोर है। और आपको इंटरव्यू में 66 नंबर मिले जैसा कि आपने बताया, और ऑल ओवर मध्य प्रदेश में 7th रैंक पर इनका चयन हुआ है। तो तथ्यात्मक चीजें कई बार स्किप भी होती हैं, भूलती भी हैं, हम रिवीजन भी उनका बार बार करते हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको हम कैसे मैनेज करें? आप स्टूडेंट्स को बताइए। सर मैंने इसमें एक ही काम किया था, क्योंकि पूरी हिस्ट्री को हमें 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये ज़्यादा बड़े पार्ट हैं 3। तो मैं अपने डे को भी उसी अकॉर्डिंग बांटी थी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। अगर हम सर एक पार्ट पढ़ते हैं फिर हमें लगता है कि हमारा मिडिवल रह गया, मिडिवल पढ़ते तो मॉडर्न रह गया। तो अपनी लाइफ, अपने जो डे हैं उनका डेली रूटीन को एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 पार्ट्स में बांट दीजिए। हम जब पढ़ते हैं और MCQ लगाते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे MCQ गलत होते हैं तो उनको हाईलाइट कीजिए। फिर भी गलत हो रहे हैं तो फिर एक पेज पर लिखिए, एक बोर्ड बनाइए और एक बोर्ड पर उसको लिखिए छोटे छोटे उस पर, और फिर उसको पिन कर दीजिए और फिर डेली पढ़ दिए 3-4 बार। जब वो रट गए तो सब मेरे पास इतनी मोटा रखा हुआ है वो सिर्फ PYQ का ही, तो वो उनको निकाल देती थी। फिर उसके बाद फिर देखती थी। और एग्जाम हॉल से पहले मुझे लगता था कि अभी भी ये भूल सकता है, तो एग्जाम हॉल से पहले, जैसे एग्जाम है तो उसमें मतलब जैसे मान लीजिए 20 दिन बचे हैं, तब मैं उनको केवल उन्हीं को रिविजन करना चाहती थी। उसको आप मेरी शॉर्ट नोट्स भी बोल सकते हो, उनको शॉर्ट डायरी भी बोल सकते हैं सर। लगातार पढ़ते रहते हैं और जैसे कंटिन्यू सिटिंग के बाद 2-3 घंटे के बाद कुछ एंटरटेनमेंट लगता है, उसके लिए आप क्या करते थे? कोई म्यूजिक पसंद करता है ना, कोई कुकिंग करने लग जाता है, कुछ खाने पीने के लिए बनाने के लिए चला जाता है, तो आप क्या करते थे उस टाइम पे? एक्चुअल में सर हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो वहाँ पे पहली बात तो मेरा को सॉन्ग सुनने का बिल्कुल इतना शौक नहीं है, मैं भजन वगैरह सुनती थी यही सब। और दूसरी बात, मैं घर में फैमिली में रहती थी मम्मी के साथ में, तो मुझे लगता था कि अब पढ़ती हूँ, बोर हो गई हूँ, उधर देखती थी फिर अपने रूम से बाहर निकल के कि मेरी मम्मी बहुत टाइम से अकेले काम कर रही हैं, तो उनका सहयोग कर देती थी, इससे मेरा भी एंटरटेनमेंट हो जाता था और मम्मी का भी हेल्प हो जाती थी। ये बहुत अच्छा है। जी सर, यही करती थी। मैं अंत में 1-2 सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ कि इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं?
अंत में इस संपूर्ण सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, अपने शिक्षकगणों को, जिन्होंने मुझे एकेडमिक लेवल से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में बहुत योगदान दिया। सर छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सफलता जब मिलती है तो उसमें मेरी सफलता में सर लिटरली मुझे बहुत मतलब मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मेरे साथ में इतने लोगों का मेरे लिए सपोर्ट रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है सब, बहुत ज़्यादा, और मेरी सफलता से बहुत खुश भी रहे हैं सब। तो सर उन सभी साथियों को और उन लोगों को भी देना चाहूँगी सर जो सोसाइटी में ताने मारते थे लड़की की शादी कर दो या फिर क्या हो रहा है, तो वो देख रहे होंगे ये देखने दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन लोगों ने भी मुझे सर कहीं ना कहीं पॉजिटिव मतलब उन्होंने नेगेटिव बोला, पर मुझे लगता कि यार इस चीज़ का जवाब तो बस कुछ करके दिखाना है, पर ये महादेव ने आज दिखा दिया है। एक कहावत है कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। जी सर। तो असफलताओं के बाद आप कंटिन्यू लगे रहे, जो आपकी वो जी। कंसिस्टेंसी थी, जो आपके लगातार प्रयास थे असफलता के बावजूद, वो कहीं ना कहीं आज बिल्कुल आपको उसका परिणाम बिल्कुल। सफलता में आपका कन्वर्ट हुआ है। सर एक और चीज़ जी। बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि ऐसी असफलताओं से ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया तो मैं महामानव हूँ या मुझे सब आता है। मेरे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो वेल डिजर्विंग थे और उनका मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट थे। अगर उनका इंटरव्यू में या फिर बाय द वे कुछ ऐसे कम मार्क्स मिले या फिर उनका फाइनल सिलेक्शन में 1 या 2 नंबर से रुका है या फिर नहीं पता कि कितने से रुका, तो सर ऐसे में हमें ऐसा बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं डिजर्व नहीं करते थे, पर वो उनका भी सिलेक्शन होगा, बस यही है कि थोड़ा सा इसमें किस्मत का भी रोल रहता है। बिल्कुल रहता है। अंत में इतिहास हमें क्या सिखाता है? अपनी असफलताओं से सीखते रहिए सर। और हम जैसे कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैंने अपनी जो जितनी भी असफलता थी, मेरी गलती थी कि मैं सिलेबस पहले नहीं देखती थी, फिर PYQ नहीं लगाती थी, पहले सब स्टार्टिंग की थी। तो हर एग्ज़ाम के बाद अपनी स्ट्रेटेजी में सुधार लाती गई। क्यों? क्योंकि हमने अपने इतिहास में यही तो सीखा है, अपनी असफलताओं से तो सीखा है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण भी मिलता है हुमायूं का जी। और शेरशाह सूरी का, जी। बाद में उसको पुनः गद्दी मिलती जी। है ना। तो ये प्रिया मैम के साथ हमारा इंटरव्यू था, पॉडकास्ट था, आप लोगों तक ये इनका संदेश पहुंचाना था। आप लोगों को उम्मीद है और आप लोगों को जो भी इनसे सवाल करना हो आप कमेंट में कर दीजिए, ये आपको जवाब देंगे उसके जब भी इनके पास समय रहेगा। तो थैंक यू सो मच आपका, so much, और sir. आपको आपने एक भी बार बहुत पुनः ज़्यादा- बहुत बहुत बधाई। थैंक